तो कितने सुरक्षित बीजेपी के सीएम, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और सोमवार को राजस्थान के जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने फिर ऐसा कुछ कहा जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। नितिन गडकरी बोले कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिए जाएं। खास बात यह है कि नितिन गडकरी का ये बयान तब आया है जब बीते दिन ही गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। बीजेपी ने विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया है और भूपेंद्र पटेल को उनकी जगह लाया गया है। इसे लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। विधायक इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, और अच्छे विभाग वाले इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं है। दरअसल राजस्थान की विधानसभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया था और उन्होंने यहां कहा कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना ही है, लेकिन आजकल इसे सिर्फ सत्ता हथियाने से जोड़कर देखा जाने लगा है। लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हाल ही के दिनों में कई मुख्यमंत्रियों को अचानक बदल दिया गया। पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को लाया गया, बाद में उन्हें भी बदलकर पुष्कर सिंह धामी को लाया गया और फिर कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को लाया गया और अब गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं असम में भी चुनाव के बाद इस बार सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री न बनाकर हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। समस्या सबके सामने है। पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चिंता। तो इसी विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक वत्स जी और कांग्रेस पार्टी से अंशु अवस्थी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, आलोक वत्स जी और अंशु अवस्थी जी। आमतौर पर हालांकि उन्होंने तो सत्यता ही कही नितिन गडकरी जी ने, आलोक वत्स जी, लेकिन सियासत में यूं ही नहीं होता कुछ भी। हर बयान का एक अपना एक मतलब होता है। अब ये किसकी तरफ इशारा है, आलोक वत्स जी? मैं भी वो क्लिप देख रहा था। ये उन्होंने लाइटर वेन में ये बातें कही, और ये यथार्थ भी है कि जो भी आदमी राजनीति में आता है उसकी इच्छा होती है कि वो शीर्ष स्थान पे जाए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सबके अंदर ऐसी प्रबल इच्छा होती है। मेरे अंदर भी इस तरीके की इच्छा है कि मुझे कुछ ऊपर का पद दिया जाए, और वो हंसते हुए इस बात को कह रहे हैं, बहुत सीरियसली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो बोले हैं वो यथार्थ है, वो सच्चाई है। और इस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी में जो आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि पुराने साथियों को विश्राम देकर नए लोगों को आगे लाया जाए, तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। इससे लोगों, विधायकों में एक विश्वास जगा है, उन्हें भी आगे काम करने का मौका मिल सकता है, और मुख्यमंत्री भी बदले जा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। अंतोगत्वा प्रदेश की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए ही सब लोग कार्यरत हैं। तो एक ही आदमी काबिज रहे ये तो ठीक नहीं है, पाला बदलना चाहिए।
हर खेल में पाला बदला जाता है, में लोग रिटायर कर दिए जाते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। तो यहां भी अगर दिया गया है मौका तो मेरे समझ से ये ठीक है। तो आलोक वत्स जी, ये पैरामीटर जो बदलाव वाला आपने कहा कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये मुख्यमंत्रियों तक ही क्यों सीमित है, प्रधानमंत्री तक क्यों नहीं जाता? जब ऐसी स्थिति आएगी तो वहां भी बदलाव आएगा, लेकिन अभी जिस स्थिति में भारत है उसमें एक दमदार कामगार की जरूरत है। और वो अभी मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, जिसपे एक मजबूत नींव डाली जाए एक सशक्त भारत की, जिससे हमारा जीडीपी आगे आ रहा है, जिससे प्राइस इंडेक्स अब कंट्रोल में आ रहे हैं, इस वक्त वहां पर ऐसा कुछ बदलाव उचित नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ परंपरा रही है बदलाव की। हमने कितने प्रेसिडेंट बनाए, उनका टर्म सीमित किया जाता है, हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है। हाँ, तो वहां भी अगर बदलाव की स्थिति आएगी तो बदलाव होगा। हमारे पास वो जयपुर में बोल रहे थे, राजस्थान में बोल रहे थे, तो ये इशारा किसके लिए था? आगामी अगर चुनाव हो उसमें वसुंधरा जी आए तो उनके लिए इशारा था, या ये वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए इशारा था, या फिर बताया जा रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया गया है, उनके लिए इशारा था? देखिए, उनका इशारा किस तरफ था तो ये तो वही जानेंगे। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किसके लिए इशारा था? ये जनरल स्टेटमेंट था। और आपने देखा वो हंसते हुए सब लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे उनकी इस बात पर। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत सीरियस टोन में उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन जो कहा है वो सच है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और बदलाव, ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है हमारे विधायकों में, हमारे एमपीज में। आपने देखा जो पिछली बार सेंटर में चेंज हुआ, उसमें दूर दराज के लोगों को, नौजवान साथियों को जो सांसद बन के आए थे, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और पूरे भारत का एक स्वरूप दिया गया है, कोने कोने से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो दिस इज ऑल फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ओके। अंशु अवस्थी जी, कप्तान को अपना टीम बदलने का तो अधिकार होता ही है। ठीक है, आलोक वत्स जी लौटते हैं आपके पास। अंशु अवस्थी जी, जयपुर में उन्होंने ये बयान दिया, और नितिन गडकरी जी काफी गंभीर मंत्री हैं, बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं वो, लेकिन उनके कहने के एक शब्द का मतलब होता है। आपको क्या लगता है ये किसके लिए था? वसुंधरा के लिए था, जयराम ठाकुर के लिए था, या फिर आपके ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए था? देखिए, अशोक गहलोत जी तो पहले से मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आपस में फूट मची है उसका कारण यही है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की लापरवाही से उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, बेड नहीं मिल पाए, वैक्सीनेशन समय से नहीं हो पाया। तो ये जो सारे कारण हैं, ये कहीं न कहीं भाजपा में एक बगावत का सुर ले रहे हैं। और जो मोदी और अमित शाह की एक जोड़ी है, ये तानाशाह जोड़ी भाजपा पर भी उसी तरीके से जुल्म कर रही, भाजपा के आम कार्यकर्ता पर जिस तरीके से देश के लोगों पर कर रही। तो बगावत के सुर धीरे धीरे फूट रहे हैं और जो द्वंद है वो पहले शीत युद्ध में था, जो अब सड़क पर निकल कर आ चुका है। तो उसी का परिणाम है कि गुजरात में बदला, उत्तराखंड में बदला, लेकिन जो दूसरा तानाशाह है उसको ये बदलने की हिम्मत नहीं रखते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर बार बार जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया और वहां से उन्होंने भेजा था शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, गृह मंत्री बनाने के लिए, योगी ने साफ तौर पे मना कर दिया। उससे ये पता चलता है कि इनकी हिम्मत इनको बदलने की नहीं है। पूरा केंद्रीय नेतृत्व घुटने टेक चुका है योगी के सामने और उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैला दिया है। बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आपस का द्वंद है जो सड़क पर निकल कर आ चुका है। दुर्भाग्य ये है कि प्रदेश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा को जनादेश दिया था, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि हम डबल इंजन की सरकार में और विकास तेजी से करेंगे। लेकिन अब सच्चाई ये है कि आपस की जो लड़ाई है उससे विकास प्रभावित हो रहा है और ये पता चल रहा है कि भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो बिल्कुल अलग है, जन विरोधी है।
जनता के हितों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपस में इनकी जो गुटबाजी है, द्वंद्व है, वही दिख रहा है। नितिन गडकरी जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश होने वाला है, मध्य और जो गुजरात में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य। अंशु अवस्थी जी, फर्स्ट राउंड में मैंने कोई टोका टाकी नहीं की, आपके पास आता हूं आलोक वत्स जी, लेकिन आपसे अंशु अवस्थी जी अभी फिलहाल मेरा सवाल है कि चलिए इनके यहाँ आप कह रहे हैं कि इनका झगड़ा, घर का झगड़ा बाहर सड़क पर आ गया। आपने देखा होगा मीडिया कर्मियों के सामने किस तरीके से इनके जो केंद्रीय पर्यवेक्षक गुजरात गए थे, उन्होंने कहा कि मैं नाम भूपेंद्र पटेल का सुझाव प्रस्ताव रख रहा हूं, क्या इसके अलावा कोई और भी नाम है? तो जवाब आ रहा था नहीं। अब वो अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। आपके यहाँ तो सिर्फ फुटबॉल हो रही है। पंजाब में आपने देखा किस तरीके से सिद्धू और कैप्टन साहब लड़ रहे हैं, और आपके जहां पर वो अभी जयपुर में ये संबोधन दे रहे थे, वहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किस तरीके से सिर्फ फुटबॉल चल रही है। छत्तीसगढ़ पहुंच जाएं तो वहां टी.एस. सिंहदेव और जो आपके भूपेश बघेल हैं उनके बीच चल रही है। देखिए, जहां पर लोग होते हैं राजनीति में, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आप उससे सिर्फ फुटबॉल कह रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है। सिद्धू अपनी बात कर सकते हैं, सचिन पायलट अपनी बात कर सकते हैं, टी.एस. सिंहदेव जी अपनी बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने सुना कि कोई बातचीत हुई हो, उसके बाद बदलाव हुआ हो? वहां किसी को भी, वहां तानाशाही है। मैंने पहले ही कहा कि लोग घुटन महसूस कर रहे हैं भाजपा में, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में खास तौर से आप देखिए कि 200 से ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। कहीं आप बताइए, पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर के बीच जो आप बात कर रहे हैं, क्या कोई बगावत दिखी आपको? राजस्थान में दिखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा विधायक धरने पर थे, ये सबने देखा है। राजस्थान में वसुंधरा के खिलाफ पूरा अभियान चला है, ये सबने देखा है। तो डेमोक्रेसी में पार्टियों के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि भाजपा के अंदर नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में है। राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी सभी की बात सुनते हैं। इसको आप अपने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ये मानते हैं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, जहां पर अपनी बात रखने का अधिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अंशु अवस्थी जी, परिभाषित करने की मैं कैसे परिभाषित कर रहा हूं इसकी बात नहीं है। वो तस्वीरें तो सबने देखी हैं कि कैसे आपके राजस्थान में बसों में भर भर के विधायक लाए गए, और ये भी देखा कि किस तरीके से पंजाब में 28 विधायक जो है वो सिद्धू के खेमे के साथ बैठक कर रहे थे, उसमें हरीश रावत जी को उतरना पड़ा, और बाद में हरीश रावत जी का बयान भी सामने आया कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा के विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में बेल में धरने पर थे, उन्होंने लिखित में ये दिया कि यदि योगी को नहीं हटाया गया तो हम सरकार गिरा देंगे। इस तरीके का कहीं उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कह रहा हूँ कि आप उसको अपने तरीके से परिभाषित करें, लेकिन हमारे यहाँ सब ठीक है, सब अच्छा है। और नितिन गडकरी जी ने जो बात कही थी उससे तो साफ हो चुका है कि कितनी घुटन महसूस कर रहे हैं वहां भाजपा के नेता आपस में। और जब आप देख लीजिएगा, देश की जनता भी घुटन महसूस कर रही, क्योंकि देश को गर्त में झोंक दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, लोगों का, नौजवानों का नुकसान हो रहा है। और जैसे ही मौका मिला, उत्तर प्रदेश और देश की जनता भी बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाकर इनको सत्ता से बेदखल करेगी, और भाजपा के लोग स्वयं मोदी और अमित शाह को खदेड़ फेंकेंगे। ठीक है, आलोक वत्स जी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, और उन्होंने दूसरा तानाशाही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, उनकी कार्यप्रणाली को करार दिया है। सर्वप्रथम मैं अपने फाजिल दोस्त से ये पूछना चाहूंगा कि तानाशाही, जमींदारी प्रथा, ये इनके यहाँ कायम है या हमारे यहाँ कायम है? एक ही परिवार के वंशज को ये ढोते चले आ रहे हैं। 4 साल में इन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए। हमारे यहाँ का इतिहास है कि कभी भी हमारे विधायकों ने या हमारे सांसदों ने किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं हटाया है। इनके यहाँ जो खेल चल रहा है वो पूरे देश ने देखा है। सिद्धू जी और कैप्टन अमरिंदर में जो खींचतान चली और अभी भी चल रही है, इससे पूरा देश वाकिफ है।
गहलोत साहब क्या किस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि बस में भर भर के और एक एकांत में ले जाके रखा गया, ये किस चीज का द्योतक है? हमारे यहाँ आलोक अगर बस जी, बदलाव आप होती है। हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कितने सुरक्षित बीजेपी के सीएम, और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है और वो साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दी कि हर कोई दुखी लग रहा है। विधायक इस वजह से लेकर परेशान है कि उनको अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, और जिसको अच्छा मंत्रालय मिल गया वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, जबकि मुख्यमंत्रियों को डर सता रहा है कि वो कब अपने पद से हटा दिए जाएं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, और आलोक वत्स जी, प्रवक्ता बीजेपी के, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी, कृपया अपना जवाब पूरा करें। पांडे जी, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस में जिस तरीके से होता है या होता आ रहा है वो बीजेपी में कहीं नहीं है। हम एक पार्टी विद डिफरेंस है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन है। अगर हमने किसी मुख्यमंत्री को बदला है तो वहां कोई विरोध के सुर नहीं फूटे हैं और लोग अपने काम में जुट गए हैं दूसरे मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद। इनके यहाँ जो महीनों भर जो खींचतान चलता रहता है और उसके बाद बैठकों का दौर जारी रहता है, वो सब हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। इससे हमको ये समझ में आती है कि हमारे यहाँ हमारे नेताओं की पकड़ मजबूत है, अनुशासन है, काम लोगों के लिए काम करने की क्षमता है, और हम ये फालतू की बातों में अपना टाइम जाया नहीं। और रही बात विरोध की, जो इन्होंने कहा कि विरोध लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, उसका फोरम होता है। पार्टी के अंदर जो मीटिंगें होती है वहां आप उठापटक कर सकते हैं, टेलीविजन के सामने और रेडियो पर जाके आप उठापटक करेंगे तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हो रहा है ये सब कुछ? क्या अमरिंदर जी के गले उतर रहा था सिद्धू जी का नाटक? क्या गहलोत साहब के गले उतर रहा था वहां का नाटक? और देश के लोगों में क्या संदेश जा रहा था? तो आलोक वत्स जी, आप ये मानते हैं इस बात को लेके कि पार्टी फोरम पर आपके यहाँ भी सिर फुटबॉल हो रही है? क्योंकि बताया तो यही गया, जैसा अंशु अवस्थी जी बता रहे थे। आलोक वत्स जी, सवाल सुन लीजिए। किसी को अपनी बात कहने का हक है। हाँ, सवाल सुन लीजिए आलोक वत्स जी। जब शर्मा जी को वहां से लाया गया, उनको रिटायरमेंट दिलवाया गया और रिटायरमेंट दिलवाने के बाद एमएलसी बनाया गया, बीजेपी ज्वाइन कराई गई और बताया गया कि उनको गृह मंत्रालय दिया जाना है। उसके ऊपर योगी जी का टेक था कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। वो कैबिनेट में भी लाने को तैयार नहीं थे। ये भी तो चर्चाएं सामने आई हैं। देखिए, ये सब बातें अनर्गल बातें हैं। कहां किसने बोला कि उनको गृह मंत्री बनाया जाए? ये लोगों की, आप जैसे सूत्रों से हमें जानकारी मिलती है। अब सूत्रों की क्रेडिबिलिटी तो है, सूत्रों का नाम तो नहीं खोला जाता ना। कल को आपसे कोई जानकारी मिलेगी तो हम ये थोड़ी बता देंगे अंशु अवस्थी जी को क्या आलोक जी ने बताया। पवन पांडे जी, ये राजनीति में अफवाहें बहुत उड़ती हैं। एक अच्छे व्यक्ति को, एक कर्मठ व्यक्ति को, जिसका इतिहास है 30-32 वर्षों का, एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में, एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, ऐसे लोगों को तो राजनीति में लाने से जन कल्याणकारी कार्य होंगे। घिसे पिटे नेताओं से आम जनता आजी जा चुकी है। उनको ट्राइड एंड टेस्टेड लोग चाहिए। ठीक है। और इस तरीके के लोग अगर आते हैं तो उनके बारे में अटकलें लगाना, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो गृह मंत्रालय ले रहे हैं, ये किसने कहा? वेयर इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट? कहां पर ये लिखा गया? किसने बोला है? कहां पर ये लिखा गया है? तो आपके जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके बयानों से ही साफ दिख जाती है। जब अभी तक वो भी ये नहीं कह पा रहे हैं ताल ठोक के कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। बहरहाल आते हैं आपके पास, आलोक वत्स जी आते हैं। पता है ये इशू कठिन है आपके लिए। अंशु अवस्थी जी, आप जो उनका पार्टी का डिसिप्लिन है उसको तानाशाही करार देकर आप अपने पापों को ढकना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो रायता सड़क पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपने अंशु अवस्थी जी, आवाज जा रही है आपको? अंशु अवस्थी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो अंशु अवस्थी जी से संपर्क टूट गया है हमारा, हम उनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आलोक वत्स जी, अब बताया जा रहा है कि अगली गाज जो है वो जयराम ठाकुर के ऊपर गिर सकती है, उनको भी दिल्ली तलब किया गया है। मुझे नहीं पता इस बात की जानकारी नहीं है कि उनको क्यों तलब किया गया है, वो बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे हैं, ये सब केंद्र नेतृत्व का फैसला होता है। और जो कुछ भी फैसला होता है वो राज्य के हित में होता है, देश के हित में होता है। लेकिन कप्तान को अपनी टीम चयन करने का अधिकार है, होना चाहिए, तभी वो एक सफल टीम बनाकर आगे की चीजों को डिलीवर कर सकते हैं। तो जो केशव प्रसाद मौर्य जी अभी खुलकर नहीं सीएम योगी के साथ खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप, जब आपके तमाम केंद्रीय नेतृत्व है, आप ये बताइए, मोदी जी भी तारीफ करते हैं योगी जी की, और वो भी कहते हैं कि हाँ यही फेस रहने वाला है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा, वो क्यों नहीं क्लैरिटी दे पा रहे? केशव प्रसाद मौर्य जी एक पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने जो भी बात कही है वो योगी जी के विरोध में नहीं कही है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाता है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री योगी जी हैं और आगे भी वो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये मानकर चलना चाहिए कि वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बाद में अगर कोई ऐसा फैसला आया तो हमारे यहाँ इसके चलते कुछ विद्रोह नहीं होने वाला, इसके चलते हमारे यहाँ कोई उठापटक नहीं होने वाला, आपके टेलीविजन चैनल को कोई मसाला नहीं मिलने वाला दिखाने के लिए। सब आराम से हो जाएगा और अच्छे ढंग से होगा और डिसिप्लिन ढंग से होगा। लेकिन बदलाव को रोका तो नहीं जा सकता है। आप देखिए कितने मुख्यमंत्री बने, कितने प्रधानमंत्री बने, बदलाव होता गया। लेकिन इनके यहां जो एक 4 साल में एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए, ये हम पर उंगली उठा रहे हैं। क्या जवाब है इनके पास? आज तक इंटरिम अध्यक्ष से इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं और ये डिसिप्लिन की बात करते हैं। लेकिन जिस डिसिप्लिन की बात आप अपने यहाँ कर रहे हैं आलोक वत्स जी, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये फॉर्मूला उन पर भी तो लागू होता है कि उनके यहाँ कोई और नहीं आ रहा अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने। मोदी जी को देश की जनता ने चुन के भेजा, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, आज भी वो सबसे लोकप्रिय हैं। वर्ल्ड रेटिंग में सारे वर्ल्ड के नेताओं में सबसे अग्रणी स्थान पाए हुए हैं पॉपुलैरिटी में। अगर अभी जैसे वो चल रहे हैं, धारदार और कारगर ढंग से चल रहे हैं, जिस दिन वो धूमिल पड़ जाएगा वहां भी बदलाव होगा। किसने मना किया इससे? लेकिन अभी हमारा बैट्समैन लगातार सेंचुरी ठोक रहा है, हम उसको रिटायर कर दें, ये तो तर्कसंगत बात नहीं होगी। आप देखिए जीडीपी कहां चला गया, आप देखिए प्राइस इंडेक्स कितना नीचे आया है। आईएमएफ ने भी अपने वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है ये, 9.5% की ग्रोथ लेकर आगे चल रहा है। आप शेयर इंडेक्स देखिए कहां जा रहा, कहां किस ऊंचाई को छू रहा है। जितने भी मापदंड है प्रगति के, उस सब पर हम खड़े उतरे हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा त्रासदी झेला कोरोना काल में, ये बात कर रहे हैं। आज हम 80 करोड़ टीका लगाने की ओर पहुंच चुके हैं। प्लस पोलियो अभियान 25 साल में ये नहीं पूरा कर पाए, इनके रेजिम में ही चला था वो अभियान। और जो मोदी जी ने साल भर 1.5 साल के अंदर करके दिखाया है, उसकी पूरी विश्व प्रशंसा कर रहा है। कितने दिन लगे इनको प्लस पोलियो अभियान को पूरा करने में? किसने रोका था? तो आलोक वत्स जी, ये मान लिया जाए, आपने बताया संवैधानिक, आपने नियमों का हवाला दिया कि हाँ चुनाव के बाद विधायक दल की मीटिंग होती है, उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन जब आपकी तरफ से आरएसएस के बड़े बड़े नेता आते हैं, पार्टी के अंदर की डिसिप्लिन व्यवस्था है। आपकी जब आरएसएस के बड़े बड़े नेता आते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ योगी जी के नाम को आगे बढ़ाते हैं, आपकी तरफ से और भी
जो संगठन से लोग आते हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी का इस तरीके से ना बोलना आपके जो योगी जी के फैन हैं उनको भी असमंजस में डाल रहा है। क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि आपका ये दांव उल्टा पड़ सकता है? क्या केशव प्रसाद मौर्य जी ने कोई ऐसा बयान दिया है जो योगी जी के खिलाफ है? उन्होंने एक तर्कसंगत बात की है कि संवैधानिक नहीं, पार्टी व्यवस्था के अंदर हमारी बैठकें होती है, उसमें तय किया जाता है। क्या गलत है? कहां से विद्रोह के स्वर आपको नजर आ रहे हैं? जबरदस्ती किसी चीज से विद्रोह निकाल लेना, ये सब बंद होना चाहिए। पवन पांडे जी, हम एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के टीम फौज हैं और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़े हैं। इसमें कहीं न कहीं डिसिप्लिन को मजबूत रखने की जरूरत है। अगर अनुशासन नहीं होगा, किसी अधिकारी पर से अंकुश उठ जाए कि कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब तलब करने वाला नहीं है, वो तानाशाह हो जाएगा। ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी डिसिप्लिन के दायरे में, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, बांध के रखना ये हमारा फर्ज बनता है। उनके अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर हम सही परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हमको बदल दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक वत्स जी एनबी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।